अच्छा भाई, so starting up with the current electricity today, ठीक है, उसके बेसिक कंटेंट्स वगैरह के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमारे पास सर्किट सिंबल्स का कॉन्सेप्ट होता है, सर्किट्स के अरेंजमेंट, इसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, सही है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस को भी हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, लेकिन उस तक जाने के लिए हम डीसी सर्किट्स में चले जाते हैं। उस चीज़ को शुरू करने से पहले एक चीज़ जो है वो जो कह लो कि डिस्कशन में लेकर आई जाती है, वो है आपके पास ओम्स लॉ। सही, ओम्स लॉ की खैर काफ़ी अहमियत होती है, उसको हम डिटेल के अंदर समझते भी है, ग्राफ्स वगैरह कैसे बनते हैं। अब यह है कि बेसिक से शुरू करते हैं। मैं सर्किट सिंबल्स को अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आई हैव एन आइडिया दैट यू ऑल नो हाउ सर्किट सिंबल्स आर, बैटरी, सेल, स्विचेस, रेजिस्टर्स, इन सब के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के पास होंगे। तो डायरेक्टली जरा करंट की डेफिनेशन पे जाते हैं। देखो, द वे यू डिफाइन करंट इज दैट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, is the rate of flow of electrons. Another way of saying that is it is the rate of flow of electric charges. See, rate of flow of electrons बोल दो या rate of flow of electric charges बोल दो, they both mean the same thing. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बोलने का मकसद हमारा ये होता है कि अज़ान हो जाए बेटा, जरा रुकिएगा। The current was defined as the rate of flow of electrons or the rate of flow of electric charges. क्योंकि देखो जनरली वायर्स के अंदर तो लाजमी बात है इलेक्ट्रॉन्स की ही मूवमेंट होती है, इसलिए करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही करंट बोलो, अगर कहीं पॉजिटिव चार्जेस भी मूव कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट से भी करंट स्टैब्लिश होता है। क्योंकि अब आप ए लेवल्स के अंदर आ चुके हो तो सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही नहीं देख रहे होते वायर्स के अंदर,
अब आपके पास इन्वायरमेंट्स ऐसे आ सकते हैं, कोई ट्यूब है उसके अंदर आपने अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को या पॉजिटिव चार्जेस को मूव करा दिया, तो उनके फ्लो से भी आपके पास करंट स्टैब्लिश हो जाती है। सही। लाइटनिंग जब अकर होती है तो उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस भी मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं, तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ बोथ ऑफ दोस पार्टिकल्स। तो सिर्फ ये कहना कि इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा एक वन साइडेड स्टेटमेंट हो जाती है, आई वुड से नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट बट अ वन साइडेड स्टेटमेंट। येट यू विल बी एबल टू स्कोर इक्वल मार्क्स अगर आप दोनों में से कुछ भी एक डिफाइन कर दो। तो जो फॉर्मूला है इस करंट की डेफिनेशन के मुताबिक वो था I इक्वल्स टू Q अपॉन T, where Q is charge in coulombs and T is time, सही, in seconds। तो आपके पास जो करंट का ऐसा यूनिट बनता है और करंट एक ऐसा बेस क्वांटिटी है, इट बिकम्स एम्पेयर, कैपिटल ए। सही। तो ये आपके पास बेसिक जो है वो करंट का मामला आ जाता है। करंट को इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो द नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, एक ये भी तरीका हो सकता है। रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हो तो ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के हिसाब से भी आप इस बात को जज कर सकते हो। लेकिन खैर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पूरा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं देंगे, क्योंकि हमें असल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर असल में उसके चार्ज की जो है वो अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है, ना कि ये कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या इलेक्ट्रॉन के पास होनी। हमें असल उसके इलेक्ट्रॉन के काउंट से मामला नहीं होता, हमें असल में जो उसका चार्ज है उससे मामला होता है। तो इसलिए खाली अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड कह दिया जाए तो इट्स पार्शियली करेक्ट, बट इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ करंट। सही, करंट की डेफिनेशन नहीं बन सकती। अच्छा, अब करंट किसी वायर के अंदर जब फ्लो करता है तो वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सही। अच्छा, उन फैक्टर्स के ऊपर करंट का क्या फॉर्मूला बनता है उसके ऊपर हम यहाँ पे जरा थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। अच्छा, वो फैक्टर्स क्या है वो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है। सही। इस कंडक्टर के अंदर वी हैव सम इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। सही, द करंट इन द कंडक्टर इज I। See, there is a cross sectional area capital A। See, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया भी आ गया। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करूंगा जो आपको शायद याद भी हो। इस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला में डिराइव करना I इक्वल्स NAV। सही, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पीड है v। सही, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है जिससे वो मूव कर रहे होंगे वो है v। सही। और आप गौर कर सकते हो मैंने करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उल्टा बनाया है। उसका बेसिक रीजन यही है कि हमें पता है एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अपना डायरेक्ट बोलो, एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लैंप है हमारे पास, अगर वो मुझे बोले कि भाई इसके अंदर आपके पास जो है जो करंट है जो कन्वेंशनल करंट है आप वो शो करें। सॉरी सेकंड में बना दो पहले। तो यहाँ पे the current is going to emerge from positive terminal and enter into the negative terminal। करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो के मुझसे मांगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं तो मैं उसको ये बोलूंगा भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और शायद ये एक चीज ओ लेवल में पढ़ाई जाती थी कि कन्वेंशनल करंट को कन्वेंशनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिस डायरेक्शन ऑफ करंट वाज अज्यूम्ड इनिशियली कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दे वर नॉट लिटरली मूविंग ओवर देयर। उस वक्त हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है क्या, तो हमने एक अजम्पशन ले ली कि भाई दे आर मूविंग ओवर देयर, उनके डायरेक्शन ऑफ मोशन। But when you realize, when the discovery of electrons was made clear, so it was like it was revealed कि हाँ भाई electrons are moving
actually from negative to positive, not positive to negative. इमाद साहब आपका बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक कन्वेंशनल करंट है और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो है। तो मुझे ये डिराइव करनी है I इक्वल्स एन ए वी। तो मैं करंट को उसके कुछ फैक्टर्स के लिहाज से रिलेट करना चाह रहा हूँ। देखिए डेरिवेशन जो है वो शुरू तो यहीं से होगी, I इक्वल्स क्यू अपॉन टी से। सही, अगर मुझे इसको डिराइव करना भी है तो मैं स्टार्टअप तो यहीं से लिखूंगा I इक्वल्स क्यू अपॉन टी। अच्छा, चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मिलके बना रहे हैं और ये टोटल चार्ज होता है जो एक सेकंड के अंदर कहीं से गुजरा हो, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सही, मैं Q को लिख सकता हूँ Q was number of electrons multiplied by the charge on a single electron। कैपिटल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको आप दूसरे अल्फाज में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी बोल सकते हैं। उनका आप दूसरे अल्फाज में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी बोल सकते हैं, मतलब चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स वायर में कॉमन होते हैं इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। अगर कहीं पे प्रोटॉन्स मूव कर रहे होंगे तो फिर ये प्रोटॉन भी हो सकते हैं, उनकी भी क्वांटिटी हो सकती है। और ये एलिमेंट्री चार्ज है बेटा, मतलब उस चार्ज कैरियर के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स होता है, तो ये आपके पास एलिमेंट्री चार्ज है। अच्छा भाई, बात का नेट ही बंद हो गया। तो हमने I इक्वल्स एन ई अपॉन टी लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरह खत्म करूँ। ये कौन काउंट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां जा रहे हैं? हम काउंट तो नहीं कर सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसका मैंने सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ही निकाला, मैं बोला यार कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो मटेरियल पे डिपेंड कर रही हो, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग की गई। एक प्रॉपर्टी है स्मॉल एन, जिसको आप दूसरे अल्फाज में बोलते हो नंबर डेंसिटी। सही, नंबर डेंसिटी होते हैं नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। सही, जैसे आपकी नॉर्मल डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ये कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम है। इसी तरह नंबर डेंसिटी जो n से रिप्रेजेंट होती है वो होते हैं नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज आपकी नंबर डेंसिटी। इसमें कंडक्शन का वर्ड बेटा जरूर लिखना। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होते हैं, कुछ सेकंड शेल में होते हैं। सही, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही होते हैं जो कंडक्शन कर सकते हैं। ये जो n है ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। यहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही थी जो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड हुए हुए होते हैं, जिनकी मोबिलिटी जो है वो अलाउड नहीं होती। Not talking about those electrons. तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मैं n को रिप्लेस कर सकता हूँ, कैपिटल N। तो मेरा जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा n v e अपॉन टी, क्योंकि मैं कैपिटल N को स्मॉल n टू v लिख सकता हूँ। ये मेरे पास करंट आ गया। अब
वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर आपको अगर अंदाजा हो तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स द लेंथ। पी वॉल्यूम था, ए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये लेंथ है। सही है। कंडक्टर के मामले में अगर कंडक्टर के वॉल्यूम ले रहे हो तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और कंडक्टर की लेंथ। ये जो वायर आप यूज किया है, जिस पोर्शन के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो, वो वायर कितना लंबा है? तो वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो। हो जाएगा I इक्वल्स एन एरिया इंटू लेंथ ई अपॉन टी। शुमाइल, मैंने कैपिटल एन जो था ना बेटा, कैपिटल एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा था, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया स्मॉल एन इंटू वी से। मैंने इससे रिप्लेस किया उसको, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि भाई नंबर डेंसिटी एक क्वांटिटी एक एग्जिस्ट करती है जो मटेरियल पर डिपेंड कर रही होती है, और वो है नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम। एक पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्शन करने के लिए, ये क्वांटिटी कैलकुलेट की जा सकती है। सही। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती है, वो आपको चाहिए होता है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। सही है। जो वॉल्यूम आप यूज कर रहे हैं उसमें कितने एटम्स होंगे, उसके थ्रू आप स्मॉल एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वो हमारे सिलेबस में नहीं है स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना, वो केमिस्ट्री का पोर्शन है। लेकिन स्मॉल एन इज समथिंग, जैसे आपकी नॉर्मल डेंसिटी होती है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, इसी तरह एक नंबर डेंसिटी भी होती है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू वी को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम, सही, लेंथ अपॉन टाइम के डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कितनी लेंथ कवर हुई, कितनी देर में कवर हुई। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी होती है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू इट, या आपके पास वेलोसिटी आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि आई जो है वो ये एन ए वी। और असल चीज बताऊं तो इसमें जो चीज चाहिए ना वो वी है, बाकी सब कुछ ऐसा है जो आपको पता होता है। आपको असल में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड चाहिए होती है, how fast are they moving in a conductor। तो I इक्वल V इक्वल्स I अपॉन एन ए ई, ये असल में फॉर्मूला है फॉर द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? अच्छा, why am I saying mean and why am I saying drift? मीन कहने का बेटा मकसद ये है कि there are like millions of electrons in a conductor which are moving, and it is highly unlikely that all of those electrons will have the same speed। ये नहीं हो सकता कि हर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली परफेक्टली एक ही स्पीड हो। सही। देयर अपीयर्स टू बी अ फ्लक्चुएशन इन देयर स्पीड, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा फास्ट हो सकते हैं, कुछ थोड़े से कम फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि एटम्स में तो मौजूद होता है ना, एटम्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कमी पेशी आती है। तो ये जो वी आता है ना यहाँ से, ये एवरेज होता है कि ऑन एवरेज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट दिस स्पीड। There will be some electrons which will have a speed higher than the value that you have calculated, and there will be some electrons which will have a speed lower than the value that you have calculated.
but this value is an average one. Most of the electrons will be traveling at this speed. On average they have this velocity. तो मीन के बारे में हमने कहा कि भाई not all electrons travel at the same speed. There is a variation इन स्पीड से, आपको स्पीड में वेरिएशन नजर आएगी बाकायदा। और फिर मामला है हमारे पास ड्रिफ्ट का, कि भाई ये ड्रिफ्ट वाला क्या की कहानी आ गई, ड्रिफ्ट का क्या मतलब है? असल में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बहुत स्मूथली ट्रैवल करके नहीं जा सकते। ये ऐसा समझो कि रात के 3 बज रहे हैं और शारा फैसल है, मतलब रोड पे आपको गाड़ियां इतनी नहीं मिलेंगी, आप आराम से सीधे जो है ना वो सिलेंडर पर रख के भूल जाए और भगाते हुए चले जाए गाड़ी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो चलो 2 नहीं 3-4 बज रहे हैं दोपहर के, शाम के, और शारा फैसल पे ट्रैफिक होता है, गाड़ियां चल रही होती है, लेकिन एक स्पीड में नहीं चल रहे होते। कभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा, फिर स्पीड बढ़ाओगे, स्लो हो गए, स्पीड बढ़ाओगे, ये वाला मामला होगा। तुम क्या कर रहे हो? तो इसमें एटम्स की जबान में हम इसे ड्रिफ्ट इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सरकते हुए जाते हैं, स्मूथ ही जाते हैं। तो सरकेंगे, आगे जाएंगे, एकदम से कोई एटम से टकराएंगे, डायरेक्शन चेंज होगी, फिर आगे जाएंगे, किसी और एटम से टकराएंगे, डायरेक्शन चेंज होगी, फिर किसी से टकराएंगे, डायरेक्शन चेंज होगी। So they're not traveling in a straight line, they're actually drifting. And the presence of atoms is actually the hindrance in their motion. That's why you call them, they're drifting. They're not traveling in a straight line. ये हमारी गाड़ी के drifting नहीं है कि डोनट्स लग रहे हैं। Drift का मतलब सरकना होता है। So the motion of electrons is basically hindered by the presence of atoms. No? That's why the electrons are unable to travel very smoothly. They actually drift from their position. इस वजह से वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ड्रिफ्ट करते हैं। लिहाजा आप इसे बोलते हैं मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक और बताऊं, सारे इलेक्ट्रॉन्स भी एक तरफ नहीं जा रहे होते। शुरू के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स को वो नहीं देते ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते, तो मूवमेंट उस वक्त भी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन उस वक्त उनकी मूवमेंट रैंडम होती है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में तब भी होते हैं, लेकिन जब आप उनको एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हो ना, तो बैटरी से अटैच कर दिया मिसाल के तौर पर, सही। So this attachment of battery is going to cause all of the electrons to move in one direction. एक आधा इलेक्ट्रॉन होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा होता है, लेकिन वो था जो पहले से जा रहा था उस डायरेक्शन में, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे वो डिसेलरेट होना शुरू हो जाएगा और अपनी स्पीड कम करके वापस उधर जाना शुरू कर देगा जहां सब मूव कर रहे हैं। तो ये चीज भी एग्जिस्ट करती है आपके पास।
यहाँ से आपको बहुत सारी बातें देखने का अंदाजा होगा कि भाई करंट का जो ताल्लुक है वो नंबर, डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी, चार्ज, इन सब चीज़ों से डायरेक्ट होता है। तो भाई अगर आप मिसाल के तौर पे अच्छा कंडक्टर यूज कर लेंगे, आपको ज़्यादा करंट मिल सकता है। शर्त यह है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है। जैसी मिसाल है कि आपके पास मैंने कॉपर का वायर दे दिया और अगली तरफ मैंने आपको जो दे दिया वो मैंने आयरन का, स्टील का वायर दे दिया कंडक्शन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो लाजिम बात है कॉपर में आपको अच्छा करंट मिलेगा क्योंकि कॉपर की नंबर डेंसिटी अच्छी है आयरन और स्टील के मुकाबले में। और एरिया का भी सीधा ताल्लुक है, लेकिन असल चीज जो थी ना वो थी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए कि वेलोसिटी करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई अगर आपके पास पार्टिकल तेज मूव कर रहे होंगे तो करंट ज्यादा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। Velocity is inversely proportional to number density and velocity is inversely proportional to area as well. तीन चीजें आपको यहाँ नजर आ रही है। मेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन तीन चीजों से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे पहले तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को देखोगे भाई, इफ द करंट इज मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रैवलिंग फास्टर। सही, मेक सेंस। वेलोसिटी का, मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नंबर डेंसिटी से इनवर्स का क्यों रिलेशन है? नंबर डेंसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। देखो ये है बात फॉर द सेम करंट। अगर आपके पास करंट सेम है और इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, उन्हें स्लो चलना पड़ेगा ताकि उतना ही चार्ज पास हो पर सेकंड के अंदर। मतलब इमेजिन करो कि भाई एक कंडक्टर था, उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। आपने एक स्पेसिफिक करंट जो है वो फ्लो कराया, 4 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ही गुजर रहे। मैं अगली तरफ एक और करंट ले आया, सही कंडक्टर ले आया जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, कंडक्शन करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। अब अगर इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन सारे एक ही स्पीड पर ट्रैवल कर रहे होंगे जिस स्पीड से पहले ट्रैवल कर रहे थे, तो करंट नहीं बढ़ जाएगा उस कंडक्टर के अंदर? क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ मूव करेंगे तो देयर विल बी अ ह्यूज चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इतने ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उतना ज्यादा चार्ज पास होता हुआ जाएगा और उतना हाई करंट आपको मिलेगा। लेकिन इफ करंट इज कांस्टेंट, तो भाई दोनों वायर्स में करंट सेम है, एक वायर कॉपर का है, एक वायर एल्यूमिनियम का है, या चलो एक वायर आयरन का है और एक वायर कॉपर का है। तो भाई कॉपर के वायर में नंबर डेंसिटी ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रॉन स्लो चलेंगे। और एल्यूमिनियम के वायर, आयरन के वायर में नंबर डेंसिटी कम है, वहां इलेक्ट्रॉन को फास्ट चलना पड़ेगा, उनकी क्वांटिटी कम है, उनको मेंटेन करना है भाई करंट, तो दे नीड टू मूव फास्ट। यू मे टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रेस्टोरेंट एज वेल। वे मिसाल के तौर पे एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर आपके पास देयर आर जस्ट 3 वेटर्स टू सर्व द मील, ठीक है। और एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर आपके पास यू हैव 10 वेटर्स टू सर्व द मील। अगर दोनों दुकानों पे, दोनों रेस्टोरेंट्स पे सेम लोड आता है, सेम नंबर ऑफ विजिटर्स आते हैं, सेम नंबर ऑफ कह लो कि कस्टमर्स आ जाते हैं, तो जो पहला वाला रेस्टोरेंट था जिनमें से 3 वेटर्स थे, दे हैव टू मूव रियल फास्ट, दे हैव टू वर्क रियल फास्ट इन ऑर्डर टू सर्व दोस कस्टमर्स, ताकि वो स्पीड मेंटेन, वो करंट मेंटेन कर सके उस चीज से, कि भाई कस्टमर्स की इनकमिंग और आउटगोइंग मेंटेन हो सके। वरना अदरवाइज क्या होगा भाई, रश लगना शुरू हो जाएगा और मजीद कस्टमर्स नहीं आएंगे उनकी दुकान में, लोग बोलेंगे यार तो बहुत रश लगा हुआ, छोड़ो। दूसरी तरफ क्या मामला है भाई, दूसरी तरफ देयर आर 10 वेटर्स टू सर्व, there are 10 different waiters to serve, you don't need any problem for that, they need to operate real slow, आराम से काम भी करेंगे तब भी काम मुकम्मल हो जाएगा, they don't need to move real fast, okay? लोग ज्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता काम करने से भी नंबर ऑफ कस्टमर्स डील हो जाएंगे, करंट मेंटेन रहेगा। यही मामला इधर भी है कि if the current is constant, the conductor that has less electrons
need to have electrons moving more fast than the conductor that has more electrons. जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन स्लो चलेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम है वहां इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेंगे। दो कंडक्टर्स बना के दिखा दूंगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन्स थे, दे आर मूविंग रियली फास्ट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, स्लो स्लो ट्रैवल कर रहे होंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, और अब हम बात करते हैं एरिया के लिहाज से। भाई जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, इलेक्ट्रॉन्स उतना स्लो चलेंगे। क्योंकि देखो क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल होने से ना आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल हो जाता है उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। कि भाई अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10 गाड़ियों को एक जगह से पास होना है और मैंने दिया हुआ है एक लेन, 10 गाड़ियों को एक जगह से एक लाइन को क्रॉस करते हुए जाना है और मैंने दिया हुआ है एक लेन, तो मसला क्या होगा भाई कि एक के पीछे एक गाड़ी आ रही होगी और काफी स्पीड पे जाना पड़ेगा कि भाई एक सेकंड के अंदर 10 गाड़ियां पास हो सके। सही, पर सेकंड मुझे, मैंने उनको बोला भाई एक सेकंड में 10 गाड़ियां गुजारनी है। तो क्या बोलेंगे भाई अगर एक सेकंड में 10 गाड़ियां गुजारनी है तो कार्स मस्ट ट्रेवल वेरी फास्ट, तभी तो एक सेकंड में 10 गाड़ियां गुजर सकेंगी, एक के पीछे एक आ रही है। लेकिन इफ आई हैड अ पैरेलल रोड, सही, 4-5 लेन्स होती तो अब उनको इतनी तेज नहीं गुजरना पड़ेगा क्योंकि एक वक्त में एक साथ 5 गाड़ियां पास होंगी, फिर 5 गाड़ियां पास होंगी, तो थोड़े टाइम के अंदर ही आपको 10 कार्स का पैसेज जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज सारी है कि भाई इफ यू हैव अ लार्जर क्रॉस the electrons will move slow because there will be so many electrons passing a point, the current can be maintained. तो आप करंट मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये 3 पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिए कि मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन चीजों से किस तरह से अफेक्ट हो रही है। तो मसला इसमें ठीक है। तो फिर आज का लेसन मैं यहीं तक रखता हूँ। सही है, थोड़ी सी मेरे टैबलेट की बैटरी बची है, अब लेट्स सी कब तक चलती है आगे।